हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट्स मेशर्स। आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ फेजेस ऑफ कंपाइलर। लास्ट वीडियो में हमने सिलेबस डिस्कशन किया था कंपाइलर डिजाइन का। आई होप आपने वो वीडियो जरूर चेक की होगी। तो आज स्टार्ट करते हैं फेजेस ऑफ कंपाइलर से। मैं आपको बता दूं गाइज, अगर आपको कंपाइलर डिजाइन अच्छे से पढ़ना है ना, ईच एंड एवरी पॉइंट, तो ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपका बेस बनाएगी कि कंपाइलर एक्चुअल में होता क्या है, कैसे काम करता है, क्या फेजेस हैं, और जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना इन फेजेस में से, वो सारे के सारे इस वीडियो में आपको कवर करूंगा। तो चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे कॉलेज या यूनिवर्सिटी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करें तो मैंने आपको पहले ही बताया, कंपाइलर इज बेसिकली यूज्ड टू कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज टू द लो लेवल लैंग्वेज। अब यार ये कहानी क्या आती है, हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब है जो जनरली हम यूज करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जैसे हम यूज कर रहे हैं सी प्रोग्रामिंग है, सी प्लस प्लस है, पाइथन है, जावा है। अब उसमें हम चाहते हैं कि यार मेरे को डायरेक्ट मशीन कोड ना लिखना पड़े, क्योंकि मशीन कोड लिखना अपने आप में बड़ा कॉम्प्लेक्स टास्क है। तो इसलिए हमारी एडवांटेज के लिए क्या किया, प्रॉपर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बना दी, जिसके अंदर इंग्लिश के कैरेक्टर्स, इंग्लिश के वर्ड्स हम यूज कर रहे हैं, और जिसकी वजह से हम इजीली प्रोग्राम लिख सकते हैं। लेकिन कंप्यूटर तो समझ नहीं सकता, तो हम जो यहां पे लिख रहे हैं ना, दैट इज अ हाई लेवल लैंग्वेज। लेकिन कंप्यूटर जो समझता है दैट इज अ असेंबली लैंग्वेज, या आप उसको बोल सकते हो मशीन कोड, या आप उसको बोल सकते हो लो लेवल लैंग्वेज। तो यार हाई लेवल से लो लेवल में कन्वर्ट करने का काम किसका है? कंपाइलर का। इट इज जस्ट सिंपली लाइक अ ट्रांसलेटर। जैसे आप गूगल के ट्रांसलेटर को यूज करते हो ना यार, किसी भी एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, ताकि कंप्यूटर उसको समझ पाए। अदरवाइज मैंने प्रोग्राम लिखा, आपने उसको कंपाइल किया, एग्जीक्यूट किया, नो आउटपुट, तो फायदा क्या उस प्रोग्राम को लिखने का? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट फेज है यहाँ पे लेक्सिकल एनालिसिस, सिंटेक्स एनालिसिस, सिमेंटिक एनालिसिस, इंटरमीडिएट कोड जनरेटर, देन कोड ऑप्टिमाइजेशन एंड टारगेट कोड जनरेशन। मैंने आपको सिलेबस में बताया था कि ये सारे के सारे एक्चुअल में आपके सिलेबस के पॉइंट ही हैं। हर एक एक्चुअल में क्या है ना, एक एक चैप्टर ही, आप इसको एक एक चैप्टर की तरह कंसीडर कर सकते हो। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या आया, हाई लेवल लैंग्वेज में हमारे पास क्या आता है, स्ट्रीम ऑफ कैरेक्टर्स। जैसे देखो आपने कोई भी प्रोग्राम लिखा, हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम या हैश इंक्लूड एसटीडीओ, उसके बाद आपने इंट मेन, कोई भी प्रोग्राम लिखा, सम फाइंड आउट करने का, x प्लस वाई इज इक्वल टू सी, प्रिंट एफ सम किया, तो आपने जो भी प्रोग्राम लिखा ना, उस प्रोग्राम को सबसे पहले हम क्या करते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज को लेक्सिकल एनालिसिस में प्रोवाइड करते हैं। इवन लेक्सिकल एनालिसिस से भी पहले प्री प्रोसेसिंग का फंडा होता है। प्री प्रोसेसर बेसिकली क्या करता है ना, जो ये हेडर फाइल्स वगैरह इनको हटाने का काम करता है। तो उसके बाद जब ये प्योर हाई लेवल लैंग्वेज लेक्सिकल एनालिसिस पे आती है, तो इसको हम क्या देते हैं, इसमें इनपुट क्या जाती है, स्ट्रीम ऑफ कैरेक्टर्स, जो हम यहाँ पे प्रोग्राम में लिखते हैं। और ये आउटपुट में क्या जनरेट करता है, स्ट्रीम ऑफ टोकन्स यहाँ पे क्रिएट करता है। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे बताता हूँ कि लेट्स से हमने कोई भी एक सिंपल मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूं, पूरा प्रोग्राम करने के बजाय एक सिंगल स्टेटमेंट है। लेट्स से y इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स, y इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स। अब लेट्स से ये स्टेटमेंट है, हाई लेवल लैंग्वेज में लिखी है, इसको मैंने डाला लेक्सिकल एनालिसिस में, तो इसने क्या करना है, इसको टोकन्स में कन्वर्ट कर देना है। तो y अपने आप में क्या बन जाएगा, एक टोकन। इसको आप आइडेंटिफायर भी बोल सकते हो। इक्वल क्या है यहाँ पे, असाइनमेंट, 2 क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट, स्टार क्या है यहाँ पे, ऑपरेटर, और देन x क्या है यहाँ पे, आइडेंटिफायर। गेटिंग द पॉइंट? तो इसने क्या करना है, 1 2 3 4 5 टोकन्स में इसको क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो जैसे ये स्ट्रीम ऑफ टोकन्स में डिवाइड हो गया, ये बेसिकली काम किसका है, लेक्सिकल एनालिसिस का। इसके अलावा कमेंट्स हैं, उनको हटाना है, व्हाइट स्पेसेस हैं, बीच में ब्लैंक स्पेसेस हैं, उनको हटाना है। तो ये सारा का सारा काम किसका है, लेक्सिकल एनालिसिस का। इसको बोलते हैं हम लेक्सीम। लेक्सीम यहाँ पे जो है वो, इसको टर्मिनोलॉजी हम यूज करते हैं, ऑल्दो एक एक करके हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इसको। तो यहाँ पे एक बेसिक आप देख लो कि अगर आपको कहीं पे नॉर्मली पूछ लेना, तो एटलीस्ट आप ये चीज बता सको। तो इसको आप स्कैनर की तरह भी बोल सकते हो, इसको आप टोकनाइजर भी बोल सकते हो। यहाँ पे हम यूज करते हैं बेसिकली फाइनाइट ऑटोमेटा, डीएफए एनएफए हम यूज करते हैं टू क्रिएट द कैरेक्टर्स टू टोकन्स, कन्वर्ट कैरेक्टर टू टोकन्स। तो यहाँ पे टोकन्स मेरे कन्वर्ट हो गए, आइडेंटिफायर्स आ गए, आइडेंटिफायर्स के साथ साथ मेरे को पता लग गया असाइनमेंट ऑपरेटर मेरा कौन सा है, इसके अलावा मेरे को कांस्टेंट, ये सारा मेरे को पॉइंट यहाँ पे पता लग गया। और इन पॉइंट्स को हमने क्या करना है, इन पॉइंट्स को हमने सिंबल टेबल में सेव कर देना है। तो यहाँ पे सिंबल टेबल जो है वो इस तरीके से कनेक्टेड रहता है। सिंबल टेबल में हमने करना क्या है, जितने भी आइडेंटिफायर्स हैं उनको हमने सेव कर लिया, उनकी टाइप, अब ऑब्वियसली ऐसे तो लिखा नहीं होगा y इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स, इसके ऊपर कहीं ना
कहीं इंट xy जरूर लिखा होगा, तो भैया इनकी टाइप क्या है, साइज क्या है, इनका स्कोप क्या है, इसके अलावा इनको वेदर दे हैव रेफरेंस्ड फर्दर और नॉट। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमने सिंबल टेबल में सेव कर दी ताकि हम किसी भी स्टेज पे उसको लेटर ऑन यूज कर सकें। देन आ गया मेरा सिंटेक्स एनालिसिस। सिंटेक्स एनालिसिस तो मैंने आपको रिकॉर्डेड क्लास में पहली वाली में भी बताया था कि यार सिंटेक्स एनालिसिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फेज है। यहां पे एक्चुअल में क्या आता है, पार्सर, इसको बोलते हैं हम क्या, पार्सर। तो ये पार्सिंग का काम बेसिकली कौन करता है, सिंटेक्स एनालिसिस करता है। यहां पे हम सिंथेटिकली चेक कर रहे हैं, मतलब मेरे पास जो ग्रामर के रूल्स के अकॉर्डिंग हमने चेक करना है कि वेदर माय tokens are properly synthetically organized or not, whether there is any error inside that or not। तो इसको हम बेसिकली चेक करते हैं पार्सिंग के थ्रू। यहाँ पे पार्स ट्री हम बनाते हैं और चेक करते हैं whether the grammar is एम्बिग्यूअस और नॉट। ये सारे पॉइंट हम यहाँ पे चेक करते हैं सिंटेक्स एनालिसिस में। तो जैसे अगर मेरे को यहाँ पे इसका बनाना है, तो इसको अगर मुझे पार्स ट्री में कन्वर्ट करना है, तो सिंपली पार्स ट्री हमेशा स्टार्ट कहाँ से होता है, स्टार्ट सिंबल से। तो लेफ्ट साइड में मेरे पास y आ गया, दैट इज योर आइडेंटिफायर। यहाँ पे मेरे पास इक्वल टू आ गया, लेट से इधर मेरे पास एक एक्सप्रेशन आ गया e, और इस एक्सप्रेशन को मैं फर्दर कैसे लिख सकता हूँ, 2 मल्टीप्लाई वाला सिंबल एंड देन x, या x की जगह आप यहाँ पे पहले आइडेंटिफायर लिख सकते हो। यहाँ पे आइडेंटिफायर अगर आप लिखते हो तो आइडेंटिफायर ऑब्वियसली ये कौन सा x है और ये कौन सा आपका y। तो बेसिकली यहाँ पे जो सिंथेटिकली हमें यहाँ पे चेक करना है, दैट इज एक्चुअली सिंटेक्स एनालिसिस पार्सिंग फेज। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फेज। तो पार्स ट्री में यहाँ पे हमने कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, मतलब इसकी आउटपुट क्या आ गई, पार्स ट्री। देन आ गया सिमेंटिक एनालिसिस। सिमेंटिक एनालिसिस ने बेसिकली चेक करना है लॉजिकल काइंड ऑफ एरर। लॉजिकल काइंड ऑफ एरर का मतलब क्या है कि वेदर द वेरिएबल्स आर डिक्लेयर्ड प्रॉपर्ली और नॉट, कि मैं यहाँ पे एक्स वाई यूज कर रहा हूं, भैया उनको डिक्लेयर किया है या नहीं किया, प्रॉपर्ली किया है। उनकी स्कोपिंग स्टैटिक स्कोपिंग है, डायनामिक स्कोपिंग है, क्या है, दैट इज एक्चुअली चेक्ड इन द सिमेंटिक एनालिसिस। लॉजिकल एरर हम यहाँ पे चेक करते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट मैं आपको बताऊं कि कई बार पूछ लेते हैं कि क्या डिवाइड बाय जीरो, आप लेट से किसी वैल्यू को डिवाइड बाय जीरो कर रहे हो, तो वेदर इट इज चेक इन द सिमेंटिक एनालिसिस, नो, दैट इज एक्चुअली चेक्ड ड्यूरिंग द रन टाइम। ये हम बात कर रहे हैं कंपाइल टाइम की। तो कंपाइल टाइम पे कोई भी सिंटेक्स काइंड ऑफ एरर है, कोई भी लेक्सिकल काइंड ऑफ एरर है, कोई भी लॉजिकल काइंड ऑफ एरर है कि वेरिएबल्स डिफाइंड नहीं है या उनकी टाइप प्रॉपर्ली मेंशन नहीं है, तो ये सारे जो आपके लॉजिकल एरर्स हैं दे आर चेक्ड हियर। तो यहाँ पे हम यूज करते हैं एसडीटी का। एसडीटी इज बेसिकली सिंटेक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसी के साथ जो हमारी ग्रामर है ना, उस ग्रामर के रूल्स के साथ साथ हम क्या लगा देते हैं, एक्शंस लगा देते हैं कि मतलब जो रूल के अकॉर्डिंग मुझे क्या एक्शन परफॉर्म करना है, कुछ प्रिंट करना है, कुछ जो भी, तो दैट इज बेसिकली डिक्लेयर्ड हियर इन द एसडीटी। उसके बाद आ गया आपका इंटरमीडिएट कोड जनरेटर। दिस फेज इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। इंटरमीडिएट कोड जनरेटर में हम करते क्या है, बेसिकली यहाँ पे मेनली यूज होता है 3 एड्रेस कोड। ये बेसिकली करता है क्या है, जो पार्स ट्री आया ऊपर से उसको 3 एड्रेस कोड में कन्वर्ट करता है। वैसे तो यहाँ पे पोस्ट फिक्स भी हम यूज करते हैं, डैग यूज करते हैं, मल्टीपल है, लेकिन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है दैट इज 3 एड्रेस कोड। ये मशीन इंडिपेंडेंट कोड जो है वो जनरेट करता है। एक और पॉइंट सुन लो, यहाँ पे सिंबल टेबल तो देखो सारों के साथ ही कनेक्टेड है, क्योंकि अगर मुझे कोई भी सिंबल चेक करना है, उसकी टाइप, उसकी स्कोपिंग, ईच एंड एवरीथिंग, तो मैं कभी भी चेक कर सकता हूँ सिंबल टेबल से। तो इसके अलावा जो है ना, ये पॉइंट याद रखना कि कंपाइलर में यहां तक इसको बोलते हैं फ्रंट एंड। इसको क्या बोलते हैं, बेसिकली फ्रंट एंड बोलते हैं। मतलब आप कोई भी प्लेटफॉर्म ले लो, लेट्स से आपने विंडोज का प्लेटफॉर्म है, यूनिक्स का है, मैक का है, अलग अलग प्लेटफॉर्म है, तो मान के चलो कि यहां तक आपकी कहानी सेम ही है। तो इंटरमीडिएट कोड ने जो भी 3 एड्रेस कोड जनरेट किया उसको उठाओ और उसको आप बैकएंड, बैकएंड में हमारे पास ये 2 चीजें आ गई। बैकएंड का मतलब क्या है कि बैकएंड पे जो मर्जी मशीन हो, बैकएंड पे लेट्स से आपने इंटरमीडिएट कोड जनरेट किया विंडोज के थ्रू, विंडोज के कंपाइलर के थ्रू, तो उसी इंटरमीडिएट कोड जनरेटर को, उसी कोड को आप लिनक्स पे यूज कर सकते हो या लिनक्स वाला आप विंडोज पे यूज कर सकते हो, क्योंकि ये वाले फेजेस जो है वो यहां तक सेम ही है। बाद वाली की कहानी जो है वो चेंज हो जाती है, क्योंकि दैट इज अ मशीन डिपेंडेंट, ये मशीन के अकॉर्डिंग उसको कर देता है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको 3 एड्रेस कोड में कन्वर्ट करके दिखाऊं, तो 3 एड्रेस कोड बेसिकली है क्या, सिंपली 3 एड्रेस हम यूज करते हैं। जैसे T1 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स मैंने कर दिया, और फिर T1 की वैल्यू मैंने लेट से किस में डाल दी, Y में डाल दी। जैसे एक सिंपल से एग्जांपल से मैं और बताऊं, लेट से A प्लस बी इंटू सी, मुझे ये करना है, A प्लस बी इंटू सी की वैल्यू मुझे Z में डालनी है। तो हम क्या कर सकते हैं, B इंटू सी
B इंटू सी की वैल्यू लेट से मैंने T1 में डाल दी, तो देखो 3 एड्रेस हैं T1 B C। अब T1 की वैल्यू हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे एक में, और लेट से वो मैंने सेव कर दिया T2 में, तो देखो 3 एड्रेस हो गए ना, मैक्सिमम कितने एड्रेस हो सकते हैं 3, और फिर T2 की वैल्यू हमने डाल दी लेट से Z में। तो इस तरीके से हम 3 एड्रेस कोड में क्या करते हैं, अपने कोड को कन्वर्ट कर लेते हैं। अपनी जो भी मेरे पास पार्स ट्री आया उसको लॉजिकल एरर और सिंटेक्स एरर सारे चेक कर लिए, फाइनली मैंने उसको 3 एड्रेस कोड में कन्वर्ट कर लिया। अब 3 एड्रेस कोड को हमने क्या करना है, ऑप्टिमाइज करना है। ऑप्टिमाइजेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फेज, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके जैसे लूप्स वगैरह यूज कर रहे हो आप, ठीक है, उनको ऑप्टिमाइज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा लाइन ऑफ कोड भी क्या हो सकता है, कम हो सकता है। और बेसिकली हम यहाँ पे लोकल ऑप्टिमाइजेशन की बात भी करते हैं, ग्लोबल ऑप्टिमाइजेशन की बात करते हैं। करते क्या ना, कोड को हम ब्लॉक्स में डिवाइड कर देते हैं, और ब्लॉक के अंदर जो है वो लोकल ऑप्टिमाइजेशन, ब्लॉक के बाहर ग्लोबल ऑप्टिमाइजेशन। ऑल्दो ये सारे पॉइंट छोटे छोटे आपको डिटेल में बाद में आएंगे। तो यहाँ पे जैसे ऑप्टिमाइजेशन में मैं एक छोटा सा पॉइंट आपको बताऊं, जैसे देखो अगर इसी कोड को ऑप्टिमाइज करना हो तो आप कर क्या रहे हो, 2 इंटू एक्स कर रहे हो, मतलब x को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो यहां पे आप मल्टीप्लीकेशन इज व्हाट, इट इज अ कॉम्प्लेक्स, आप कह सकते हो कि ये ऑपरेशन जो है ना ये कॉम्प्लेक्स है, ये टाइम कंज्यूमिंग है एज कंपेयर टू प्लस। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो T1 इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स, मतलब इसको मल्टीप्लाई करने के बजाय आप इसको x प्लस एक्स कर दो, आंसर तो सेम ही आएगा। x की वैल्यू लेट से 10 है, तो 10 इंटू 2 20, 10 प्लस 10 20, ऑब्वियसली आंसर तो सेम ही आएगा। तो बट हमने किया क्या, जो ऑपरेटर का आप कह सकते हो कि जो ऑपरेटर कोई भी आपको लगता है कि जैसे एक्सपोनेंशिएशन है उसको हटा के आप मल्टीप्लिकेशन करो, मल्टीप्लिकेशन है उसको हटा के आप क्या कोशिश करो, प्लस में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। तो जैसे ही मैंने इसको किया तो कहीं ना कहीं मेरा ऑप्टिमाइज हो गया। और आप सीधा भी लिख सकते हो x प्लस एक्स इज इक्वल टू वाई में कर दिया, तो इससे मेरे लाइन ऑफ कोड भी हमने कम करना है, लूप्स वगैरह है उसको भी हम ऑप्टिमाइज करते हैं। सो दिस इज अ ऑप्टिमाइजेशन फेज। आफ्टर ऑप्टिमाइजेशन फाइनली मेरा आ गया टारगेट कोड, दैट इज योर मशीन कोड जनरेशन। तो इट डिपेंड्स ऑन द मशीन कि वेदर इट इज अ सिंगल एक्यूमुलेटर, ये वाला फंडा है आपका कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का, सिंगल एक्यूमुलेटर है या फिर स्टैक ऑर्गेनाइजेशन है, रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अकॉर्डिंग हम करते हैं। जैसे मैं इसी को अगर आपको करके दिखाऊं, लेट्स से एक्यूमुलेटर के अकॉर्डिंग, एक्यूमुलेटर के अकॉर्डिंग अगर मैं करके दिखाऊं तो मैं क्या बोलूंगा, लोड एक्यूमुलेटर एक्स की वैल्यू को, x की वैल्यू को मैंने क्या किया, लोड कर दिया एक्यूमुलेटर में। उसके बाद 2 इंटू एक्स करना है ना, या x प्लस एक्स करना है, तो आप ऐड भी कर सकते हो x प्लस एक्स, या फिर आप यहाँ पे शिफ्ट लेफ्ट भी कर सकते हो। देखो किसी भी वैल्यू को आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो अगर आप एक बार शिफ्ट लेफ्ट कर दो ना, तो वो अपने आप में क्या हो जाता है, 2 से मल्टीप्लाई ही हो जाता है। गेटिंग द पॉइंट और नॉट? तो उसके बाद आपने क्या करना है, फाइनली स्टोर कर देनी है वैल्यू, एक्यूमुलेटर की वैल्यू आप x में या सॉरी y में आपने स्टोर कर देनी है। तो इस तरीके से आप सिंगल एक्यूमुलेटर में लिख सकते हो। रजिस्टर के हिसाब से अगर लिखना चाहते हो तो यहाँ पे 2 रजिस्टर लगा लो, लेट से मल्टीप्लाई R1 R2, तो यहाँ पे क्या होगा, R1 में लेट से हमने वैल्यू डाल दी 2, R2 में वैल्यू डाल दी लेट से x की, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके R1 में ही सेव कर दिया। इसका मतलब क्या होता है, R1 इज इक्वल टू R1 इंटू R2, तो R1 में दोनों की मल्टीप्लीकेशन आ गई। इस मल्टीप्लीकेशन को क्या कर दो, स्टोर कर दो y में। गेटिंग द पॉइंट और नॉट? R1 की वैल्यू को y में स्टोर कर दो। तो इस तरीके से हमारे पास मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, टारगेट कोड में कन्वर्ट कर लेते हैं, दैट इज असेंबली लेवल लैंग्वेज या फिर मशीन कोड। सो दिस इज द मेन, आप कह सकते हो एक ओवरव्यू कि यार डिफरेंट फेजेस जो है वो कैसे काम करते हैं, कैसे हम एक्चुअल में परफॉर्म करते हैं। सिंपल टेबल इस तरीके से सारों से कनेक्टेड है। ऐसी है कि यहाँ पे है एरर हैंडलर, एरर हैंडलर भी सारों से कनेक्टेड है। एरर हैंडलर का बेसिकली पर्पस क्या है कि लेट से कोई एरर्स आ रही हैं, जैसे लेक्सिकल एनालिसिस की बात करें, आपने डबल कोट्स लगाए लेकिन डबल कोट्स बंद करना भूल गए, तो ये क्या एक तरह से लेक्सिकल एनालिसिस है। आपने पैरेंथेसिस नहीं लगाई तो सिंटेक्स काइंड ऑफ एरर आ जाएगी। तो जो भी अगर एरर आ रही है तो उन एरर्स को कैसे हैंडल करना है, कई बार हम जो कंपाइलर है वो खुद भी रेक्टिफाई कर देता है। जैसे कोई भी आपने इंट लिखा, इंट ए, अब वहां पे आप इंट डबल टी लगा दिए, तो वो वहां पे कहीं ना कहीं अपने आप क्या कर देता है, रिमूव करके कहीं ना कहीं टाइम जो है वो यूजर का सेव करता है। और इन केस अगर कंपाइलर खुद स्टक हो गया कहीं पे, तो उसको बैक ट्रैक कैसे करना है, ईच एंड एवरी पॉइंट इज टेकन केयर बाय द एरर हैंडलर। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंट फेजेस ऑफ कंपाइलर। थैंक यू।